दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यमयी बक्से में मौजूद वस्तु। चारों तरफ एक सन्नाटा पसर चुका था। सवाल सभी के मन में थे, लेकिन जवाब किसी के भी पास नहीं था कि आकर्ष ने सिर्फ आधे घंटे के भीतर अपनी ज्वाला हांडी को गर्म कैसे कर दिया था। वरिष्ठ रसराज, पूछने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन क्या आप एक बार के लिए आकर्ष की ज्वाला हांडी का निरीक्षण कर सकते हैं? स्वर्गन देव गुरुकुल के एक एल्डर ने वरिष्ठ रसराज से मदद मांगी। उस एल्डर के यह सवाल पूछते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नजर आकर्ष की ज्वाला हांडी पर चली गई। साफ तौर पर सभी को इस सवाल का जवाब चाहिए था कि कहीं आकर्ष ने अपनी ज्वाला हांडी के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की है। सभी के मन में शंका देखकर वरिष्ठ रसराज ने आकर्ष की तरफ देखा। देखा जाए तो वरिष्ठ रसराज भी हैरान थे, क्योंकि आकर्ष ने कुछ ज्यादा जल्दी ही ज्वाला हांडी को गर्म कर दिया था। चाहे तो आप निरीक्षण कर सकते हैं, आकर्ष ने वरिष्ठ रसराज की तरफ देखते हुए कहा। इतना सुनते ही वरिष्ठ रसराज तुरंत अपने स्थान से आगे बढ़े और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ ज्वाला हांडी का निरीक्षण शुरू किया। शुरुआत में उनके चेहरे के भाव थोड़े से गंभीर थे, मगर जैसे ही निरीक्षण पूरा हुआ, उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव फिर से लौट आया। गुरुकुल प्रमुख शिरीष, ज्वाला हांडी के साथ किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं की गई है, वरिष्ठ रसराज ने परिणाम की घोषणा करते हुए कहा। यह कैसे हो सकता है? एक परम श्रेणी का रसायन शास्त्री भी इतनी जल्दी ज्वाला हांडी को गर्म नहीं कर सकता। फिर इसने यह कैसे कर दिया? नीरव अपने आप को सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। छोटे प्रमुख, यह तुम्हारे बोलने का स्थान नहीं है। इस भूल में मत रहना कि बाकी जगह तुम कुछ भी बोल सकते हो तो यहाँ पर भी बोल दोगे। आशुतोष तुम्हारे साथ भी हुआ तो भी वह तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। स्वर्गन देव गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख शिरीष ने हल्के गुस्से से भरे स्वर में कहा। नीरव के सवाल में कर्कशता थी, जिसे सुनकर गुरुकुल प्रमुख शिरीष के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। सबसे शक्तिशाली गुरुकुल के रूप में उन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि उनके शब्दों से नीरव या फिर आशुतोष को बुरा लग सकता है। नीरव ने जैसे ही देखा कि गुरुकुल प्रमुख शिरीष की आंखों में गुस्सा है, उसने वही अपना मुंह बंद कर दिया। रही बात पास में खड़े रसायन शास्त्री वनराज की, तो उसने तो सामने देखने की भी हिम्मत नहीं की थी। गुरुकुल प्रमुख, यह लीजिए मेरा चक्रपाल श्रेणी का अस्त्र। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं गुरुकुल को जीत नहीं दिला पाया। रसायन शास्त्री शिशुपाल ने अपनी हार स्वीकार करते हुए गुरुकुल प्रमुख शरीर से कहा। इसी के साथ उन्होंने अपनी जादुई अंगूठी में से एक अस्त्र निकाला और गुरुकुल प्रमुख शिरीष की तरफ कर दिया। इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है एल्डर शिरीष, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने देखा था कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, इसलिए मैं आपको दोषी नहीं मानता, गुरुकुल प्रमुख शिरीष ने जवाब देते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने अपनी जादुई अंगूठी में से एक देव अभिलेख निकाला और आकर्ष को दे दिया। यह रहा आपका सामान आकर्ष, विश्वास ना हो तो जांच कर सकते हैं, गुरुकुल प्रमुख शिरीष ने आकर्ष से कहा। आकर्ष ने बिना किसी संकोच के देव अभिलेख की जांच की। अंदर वाकई एक दिव्या योग्यता की जानकारी थी, जो तीनों श्रेणियां में काम करती थी। इसके लिए धन्यवाद गुरुकुल प्रमुख, आकर्ष ने आभार प्रकट करते हुए कहा। यहाँ बाकी सभी लोगों के मन में अभी भी तरह तरह के सवाल थे। कई लोग ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आकर्ष सभी को नजरअंदाज किए जा रहा था। कुछ गिने चुने लोग थे जिनके सवालों का उसने जवाब दिया था। सोचा नहीं था कि आपके पास एक दुर्लभ उच्च श्रेणी की देव ज्वाला होगी आकर्ष। ठीक इसी समय पर एक संदेश आकर्ष को मिला। यह संदेश वरिष्ठ रसराज की तरफ से आया था। आपने मेरी देव ज्वाला को पहचान लिया? आकर्ष ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा।
वैसे मन ही मन इस समय उसे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि अगर रसराज को पता चल गया कि उसकी देव ज्वाला एक दिव्य ज्वाला है तो समस्या खड़ी हो सकती थी। बिल्कुल, यह देव ज्वाला उच्च श्रेणी की सभी देव ज्वालाओं में आगे है। मेरे ख्याल से यह कुछ परम श्रेणी की देव ज्वालाओं का भी सामना कर सकती है। जहां तक मुझे लगता है तो यह एक परम श्रेणी की देव ज्वाला ही होनी चाहिए, लेकिन शायद किसी कारण से यह अपने अगले स्तर में प्रवेश नहीं कर पाई है। वरिष्ठ रसराज ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष ने एक राहत की सांस ली। इसका मतलब था कि वरिष्ठ रसराज को अभी शक नहीं हुआ था। इस शक को पूरी तरह से दूर करने के लिए उसने अनजान बनने का दिखावा करते हुए पूछा, क्या आपको पता है कि इसके स्तर में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सच कहूं तो इस प्रकार की देव ज्वालाएं बहुत ही दुर्लभ होती है और आसानी से कोई भी इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि आपने इस पर नियंत्रण कैसे किया। पर इतना तय है कि यह आपकी इच्छा के अनुसार काम कर रही है। अगर कोई जबरदस्ती उसको लेने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से यह अपने आप को खत्म कर देगी। वरिष्ठ रसराज ने जवाब दिया। तो क्या यह हमेशा इसी स्तर में रहेगी? आकर्ष ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं पूरे विश्वास से भी नहीं कह सकता। हमारे कार्यालय में लौटने के बाद मैं इसके बारे में खोज करूंगा। अगर मुझे कोई तरीका मिला तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। वरिष्ठ रसराज ने जवाब दिया। तब तो आपका बहुत बहुत आभार वरिष्ठ रसराज, आकर्ष ने पहले ही आभार प्रकट करते हुए कहा। इसके बाद वो सूर्यभानु तथा अपने सभी साथियों के साथ वहां से रवाना हो गया। इस बार तो तुमने गजब ही कर दिया आकर्ष। तुमने एक परम श्रेणी के रसायन शास्त्री को हरा दिया, वह भी ज्वाला हांडी को गर्म करने के मामले में। अब तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा रसायन शास्त्री होगा जो तुम्हें चुनौती देने की भूल करेगा। सूर्यभानु ने हल्का हंसते हुए कहा। यह तो वक्त ही बताएगा। क्या पता कुछ लोग इसके बाद भी अपनी क्षमता को परखने की कोशिश करें। आकर्ष ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस दिन के बाद आगे किसी ने भी आकर्ष को चुनौती देने की भूल नहीं की। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चलने लगा। इसी तरह एक महीना बीत गया। आकर्ष अब पूरे रसायन नगरी में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था। पहले की तरह अब कोई भी उसको हल्के में लेने की भूल नहीं कर रहा था और जानबूझकर उसके लिए परेशानी भी खड़ी नहीं कर रहा था। इस एक महीने में आकर्ष ने जीती हुई देव तकनीक और दिव्य योग्यता दोनों पर काम शुरू कर दिया था। आज वो ऐसे ही महासभा वाले क्षेत्र में घूम रहा था कि तभी उसके मस्तिष्क में एक स्वर गूंजा। समय आ चुका है। कोई एकांत स्थान ढूंढो। उस संदूक को खोलना है। स्वर सुनते ही अपने आप आकर्ष के पांव एक स्थान पर थम गए। इस स्वर को वह पहचानता था। यह दिव्य ज्वाला की आवाज थी। यहाँ पर जिस बक्से की बात वह कर रहे थे, यह वही बक्सा था जिसको आकर्ष ने सुदर्शन देव गुरुकुल की देव तकनीक देकर खरीदा था। इसको कोई भी खोल नहीं पा रहा था। उस समय दिव्य ज्वाला ने उससे कहा था कि सिर्फ सोमचक्र मंडल के योद्धा ही इसको खोल सकते हैं, और इसमें कुछ ऐसा था जो आकर्ष की 3 बार जान बचा सकता था। यह याद आते ही आकर्ष काफी ज्यादा उत्साहित हो गया। क्या धातु सम्राट भी अपनी नींद पूरी कर चुके हैं? आकर्ष ने दिव्य ज्वाला से सवाल किया। अपनी निद्रा तो मैं पूरी कर चुका हूं, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अभी मेरी चेतना बहुत कमजोर है, इसलिए जल्दी से कोई शांत स्थान ढूंढो। आज अगर हमने इस बक्से को नहीं खोला तो फिर अगले 1 महीने तक आपको फिर से इंतजार करना होगा। अचानक से एक और स्वर आकर्ष को सुनाई दिया। यह स्वर उसी पिरामिड का था जो उसके आत्ममंडल में छुपा हुआ था। दिव्य ज्वाला की तुलना में यह स्वर काफी धीमा था, जो साफ बता रहा था कि पिरामिड अभी पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को हासिल नहीं कर पाया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए आकर्ष महा के साथ कोई एकांत स्थान ढूंढने लगा।
अच्छी बात यह थी कि पिछले एक महीने में आकर्ष प्रसिद्ध जरूर हुआ था, लेकिन अब लोग पहले की जितना उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसलिए आकर्ष के लिए अपने आप को छुपा पाना काफी आसान हो गया था। थोड़ी देर में उसे कुछ बड़ी सी मूर्तियां नजर आई, जिनके पीछे वह छुप सकता था। महा के साथ वह वहीं पर चला गया। महा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर निगरानी करना। कोई भी यहाँ पर आए तो मुझे बता देना, आकर्ष ने महा से कहा और अपने आत्ममंडल में झांकने लगा। इस समय पर उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि किसी की नजर उस पर है। यह मृणाल थी। जैसे ही उसने देखा कि आकर्ष महा के साथ एकांत में गया है, उसने तुरंत इस बारे में व्योमिका को जानकारी दे दी। इधर आकर्ष दिव्या ज्वाला और पिरामिड से बात करने लगा था। अपनी आंखें बंद कीजिए और बक्से पर अपनी पहली उंगली रखिए, पिरामिड ने आकर्ष से कहा। आकर्ष ने बिल्कुल वैसा ही किया। तुरंत उसकी उंगली से दो ऊर्जा की धाराएं बाहर निकलने लगी। यह दो छोटी रस्सियों के जैसी थी, जिसने बक्से को तुरंत ही जकड़ लिया और उस पर एक दबाव लगाने लगी। ऐसा होते ही बक्सा कंपन करने लगा। कैच! अचानक से कुछ टूटने की आवाज आई, लेकिन बक्से पर खरोच का एक भी निशान नहीं था। शायद बक्से का कोई अदृश्य ताला था जो टूटा था। कैच! फिर से वही स्वर सुनाई दिया। इसके बाद लगभग 30 सेकंड तक यही स्वर सुनाई देता रहा। उसके बाद एकदम से बक्से का ढक्कन हल्का सा खुल गया। वेन! ढक्कन के खुलते ही आकर्ष को एक लाल रंग की रोशनी नजर आने लगी। इसी के साथ उसे एक अजीब सा स्वर सुनाई देने लगा, जैसे मोर अपने पंखों से ध्वनि उत्पन्न कर रहा हो। यह एक सैन्य श्रेणी का अस्त्र है, परंतु इसका इस्तेमाल सिर्फ 3 ही बार किया जा सकता है। जैसे ही आप इसको सक्रिय करेंगे, यह आपकी ताकत को सोमचक्र मंडल के योद्धा के बराबर पहुंचा देगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। बस इकलौती समस्या यह है कि इसको सीमित समय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रहे, यह अस्त्र और किसी के भी सामने उजागर नहीं होना चाहिए। किसी को भी जानकारी मिली तो आपकी खुद की जान खतरे में पड़ सकती है। आपको इसे तब इस्तेमाल करना है जब पिरामिड और दिव्य ज्वाला का स्वर एक साथ आकर्ष को सुनाई देने लगा। दोनों एक साथ एक ही समय पर बोल रहे थे, मानो एक ही इंसान बोल रहा हो। लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। बीच में ही उनकी चेतना खो गई और दोनों फिर से गहरी नींद में सो गए। एक सैन्य श्रेणी का अस्त्र। आकर्ष को पूरी बात तो पता नहीं चली थी, लेकिन सिर्फ यही कुछ शब्द सुनकर वह बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था। अगर कुछ समय के लिए उसकी ताकत सोमचक्र मंडल के योद्धा के बराबर पहुंच सकती है, तब तो मतलब था कि उसका मुकाबला करने वाला इन 6 भूमियों पर भी कोई नहीं था। सीमा पर मौजूद इन क्षेत्रों में चक्रपाल मंडल का भी योद्धा नहीं था। फिर सोमचक्र मंडल के योद्धा के होने की बात तो बहुत दूर थी। लेकिन समय की पाबंदी की समस्या भी थी, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। कुछ न होने से तो बेहतर है कि एक शक्तिशाली अस्त्र हो। जब तक मैं अपनी देव तकनीक और दिव्य योग्यता पर महारत हासिल नहीं कर लेता, तब तक यह अस्त्र मेरा सबसे बड़ा कवच साबित हो सकता है, आकर्ष ने अपने आप से कहा। इतनी मुश्किल से तो उसे इतना कीमती खजाना मिला था। अगर इस पर भी वह मायूस हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ने का मतलब ही क्या था। इसी सोच के साथ उसने बक्से को पूरी तरह से खोलने की कोशिश की। जब बक्से का ढक्कन आधा खुला, तब जाकर आकर्ष को समझ में आया कि आखिर वो लाल रंग की रोशनी क्या थी। यह एक पंख था जो दिखने में मोर के पंख के जैसा था। बस फर्क इतना था कि यह रंग बिरंगा ना होकर सिर्फ लाल रंग का था। जहां पर केंद्रीय संरचना थी, वहां पर हल्के सुनहरे और बैंगनी रंग में 3 आंखें बनी हुई थी। सबसे पहले एक बड़ी आंख, फिर उसके केंद्र में एक छोटी आंख और उसके केंद्र में भी एक और छोटी आंख। यह आंख किसी पक्षी की लग रही थी। अब यह तो पता नहीं था कि यह वास्तव में क्या था, पर जिस प्रकार की इसकी संरचना बनी हुई थी,
उससे आकर्ष को यह समझ में आ रहा था कि यह किसी पक्षी के पंख का टूटा हुआ हिस्सा होना चाहिए था। शायद किसी अस्त्र शिल्पकार ने इस पंख का इस्तेमाल करके इस नए अस्त्र को बनाया होगा। अच्छी बात यह थी कि यह पंख बहुत ही छोटा था, जिसको आसानी से छुपाया जा सकता था। कुछ देर तक उस पंख को ध्यान से देखने के बाद आकर्ष ने उसे फिर से छुपा लिया और फिर महा के साथ वहां से बाकी सब के भी आ गया। महा से आकर्ष कोई भी बातें छुपाता नहीं था। तो जब महा ने बक्से के बारे में आकर्ष से पूछा तो आकर्ष ने उसे सब कुछ बता दिया। यह जानकर कि आकर्ष के पास 3 बार अपनी ताकत को बढ़ाने के अवसर है, महा को काफी ज्यादा खुशी हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हम लोग वापस हमारे गुरुकुल में लौट सकते हैं? महा ने पूछा। नहीं, अभी हम यहां से नहीं निकल सकते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि बाहर कितने लोग हमें मारने के लिए तैयार बैठे हैं। और चलो मान ले कि एक बार हम यहाँ के शक्तिशाली गुरुकुलों से बच भी जाएं तो भी रास्ते में जिन लुटेरों से हमारा सामना होगा, उनसे हम बच नहीं पाएंगे। हम सिर्फ तभी यहाँ से निकल सकते हैं जब स्वप्नलता का गुरुकुल यहाँ से रवाना होगा। उसके गुरुकुल के लोग ताकत के पक्ष में रहते हैं। इस बार पलड़ा हमारा भारी है तो हमारे पक्ष में वह लोग जरूर आएंगे। उनके साथ हम सुरक्षित रहेंगे। आकर्ष ने महा से कहा। यहाँ पर उसे इतना विश्वास इसलिए था क्योंकि इस बार इसकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हुई थी। उसे अच्छे से पता था कि अगर वह स्वप्नलता के गुरुकुल के साथ किसी प्रकार का सौदा करें तो वह लोग सुरक्षित उन सभी को सुदर्शन देव गुरुकुल तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी तरह आगे के कुछ दिन शांतिपूर्ण तरीके से बीते। जैसे जैसे महासभा का आखिरी दिन करीब आ रहा था, आकर्ष अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा था कि व्योमिका को अपने साथ चलने के लिए मना ले, लेकिन व्योमिका उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वह अपना गुरुकुल छोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी इस जिद के आगे आकर्ष भी लाचार महसूस करने लगा। उसे पता था कि अगर व्योमिका लंबे समय तक अपने गुरुकुल में रही तो उसकी मास्टर निश्चित रूप से उसे मार देगी। इसलिए उसने कावेरी से मिलने का फैसला किया। आज आप यहाँ पर आकर्ष? कोई काम था? आकर्ष को देखकर कावेरी ने शांत स्वर में पूछा। आकर्ष को लेकर उसके मन में पहले जो भी घृणा थी, अब वह समाप्त हो चुकी थी। एक रसायन शास्त्री के तौर पर आकर्ष ने जो कुछ हासिल किया था, वह यह बताने के लिए पर्याप्त था कि उसका भविष्य कितना ज्यादा उज्ज्वल होने वाला है। मुझे आपसे व्योमिका के बारे में बात करनी थी। मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर एक एहसान करें और व्योमिका को गुरुकुल में सुरक्षित रखें। वैसे तो मुझे पता है कि आप उसकी हर संभव मदद करेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर व्योमिका की मास्टर वंदना की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको यह बताने की आवश्यकता है कि व्योमिका मेरे लिए क्या महत्व रखती है। उस दिव्य क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ था वह एक गलती थी, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहता। अब आप इसे एक चेतावनी समझे या फिर सलाह, पर इतना याद रखिएगा कि अगर व्योमिका को कुछ भी हुआ तो इसकी कीमत आपके पूरे गुरुकुल को चुकानी होगी। मैं अपने परिवार से भले ही अभी मिल नहीं सकता, लेकिन मेरे परिवार के जो सदस्य मेरी सुरक्षा के लिए साथ में आए हैं, मैं उनसे कहकर आपके गुरुकुल का नामो निशान मिटवा सकता हूँ। आकर्ष ने गंभीर स्वर में कहा। उसने जानबूझकर यहाँ पर अपनी आवाज को थोड़ा भारी रखा था ताकि कावेरी पर दबाव बना सके, और उसकी यह तरकीब काम कर गई। आकर्ष की पहचान को लेकर कावेरी के मन में जो छोटा सा संदेह का अंश था, वह भी अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। मैं समझ गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं व्योमिका का पूरा ध्यान रखूंगी। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर मैं कोई मदद नहीं कर पाती हूं तो मैं आपको संदेश भेज दूंगी, कावेरी ने कहा। यह सब कहते हुए उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। खुशी इस बात की थी कि अब उसे व्योमिका की जान की फिक्र नहीं करनी होगी। अभी तक उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी वंदना के पिताजी थे, लेकिन अगर आकर्ष के परिवार वाले उसकी मदद करते हैं तो व्योमिका को बचाना बच्चे के हाथ से खिलौना छीनने के जितना आसान होने वाला था।
अपनी बात खत्म करने के बाद आकर्ष वहां से रवाना हो गया। उस दिन के बाद आकर्ष को और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उल्टा अब कई रसायन शास्त्रियों से उसकी पहचान काफी गहरी हो गई थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब महासभा समाप्त होने वाली थी। आज आखिरी दिन था और आज इस बार की महासभा के सबसे प्रतिभाशाली रसायन शास्त्री को सम्मानित किया जाने वाला था। पिछली बार यह सम्मान सूर्यभानु को मिला था और इस बार यह सम्मान आकर्ष को मिल रहा था। जब आकर्ष अपने साथियों के साथ खड़ा था तब वह अपने ऊपर कई जहर से भरी निगाहें महसूस कर पा रहा था। इनमें सबसे आगे स्वप्नशील गुरुकुल के आशुतोष और नीरव थे, लेकिन फिलहाल के लिए आकर्ष ने उन पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद जब लोगों का ध्यान उस पर से हटा तब वो सीधा ऊर्णनाभ देव गुरुकुल के सदस्यों के पास आया और दीप्ति से बोला, अगर आप लोगों को कोई समस्या ना हो तो क्या हम लोग आपके साथ चल सकते हैं? आते समय हमारे साथ वरिष्ठ सुदर्शन थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आपको तो पता ही होगा। आकर्ष की बात सुनकर दीप्ति स्वप्नलता की तरफ देखने लगी। स्वप्नलता इस समय बड़ी उम्मीद के साथ दीप्ति की तरफ देख रही थी। दीप्ति को तुरंत समझ में आ गया कि उसका जवाब क्या है, तो उसने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप लोग हमारे साथ चल सकते हैं, लेकिन हम यह इसलिए नहीं कर रहे कि सुदर्शन देव गुरुकुल का साथ हासिल कर सके। हम यह सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। जानता हूं, इसलिए सही समय आने पर आपकी मदद अवश्य करूंगा, आकर्ष ने जवाब दिया। वैसे आप यहां से कब जाने वाले हैं? दीप्ति ने पूछा। फिलहाल के लिए तो कुछ भी तय नहीं किया है। आप कब जाएंगे? हम भी इस समय आपके साथ रवाना हो जाएंगे, आकर्ष ने जवाब दिया। हम तो कुछ दिनों तक यहीं पर रुकने वाले हैं। जब यहां से रवाना होंगे तो आपको संदेश भेज देंगे, दीप्ति ने कहा। ठीक है, फिर मैं संदेश का इंतजार करूंगा, आकर्ष ने दीप्ति से कहा और फिर वापस अपने समूह के पास लौट आया। इधर बाहर बाजार में महासभा वाले स्थान से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट की एक मंजिल पर खिड़की के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ था और बाहर की तरफ देख रहा था। उसके पीछे एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी खड़ा था। जो व्यक्ति बैठा हुआ था वह इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। यह लोग आखिर कब यहां से रवाना होंगे? मुझे तो लगा था कि उस महिला को मैं आसानी से हासिल कर लूंगा, लेकिन अभी तक वह लोग उस स्थान से ही बाहर नहीं निकले हैं, व्यक्ति ने कर्कश आवाज में अपने आप से कहा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्वेताभ था, स्वर्गन देव गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख शिरीष का इकलौता बेटा, व्यक्ति ने कर्कश आवाज में अपने आप से कहा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्वेताभ था, स्वर्गन देव गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख शिरीष का इकलौता बेटा। इसकी मृत्यु की खबर के कारण वरिष्ठ सुदर्शन को अपनी जान देनी पड़ी थी, लेकिन किसी को भी यह बात पता नहीं थी कि श्वेताभ अभी भी जिंदा है। यह तो श्वेताभ की चाल थी। उसे पता था कि उसके पिता उसकी कितनी परवाह करते हैं। उस दिन भले ही उसके पिता ने उसे यह धमकी दी थी कि वह उसे कठोर सजा देंगे, लेकिन सच्चाई श्वेताभ को भी पता थी। उसे पता था कि जब तक वह यह साबित नहीं कर देगा कि वह खत्म हो चुका है, उसके पिता कभी भी उसके दुश्मनों को मारने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए उसने अपने आप को खत्म करवाया और उसकी इस चाल ने वरिष्ठ सुदर्शन की जान ले ली थी। वैसे यहाँ पर श्वेताभ का थोड़ा नुकसान भी हुआ था, क्योंकि उसे लगा था कि सुदर्शन के साथ साथ उसके पिता आकर्ष को भी मार देंगे और फिर महा उसकी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए श्वेताभ अभी परेशान था और आकर्ष व बाकी सबके बाहर आने का इंतजार कर रहा था ताकि आकर्ष को मार सके। क्या आप उसको बाहर जाकर खत्म नहीं कर सकते? श्वेताभ ने अपने साथ खड़े व्यक्ति से पूछा। माफ करें छोटे प्रमुख, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि वह लोग ऊर्णनाभ देव गुरुकुल के सदस्यों के साथ जाने वाले हैं। मेरी ताकत उनके बराबर है तो मैं अकेला उन्हें मार नहीं पाऊंगा।
बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। आशुतोष और आकर्ष का सामना। 2 दिन गुजर चुके थे। आकर्ष, महा और तीनों रसायन शास्त्री अपने गुरुकुल के लिए आरक्षित भवन को छोड़कर ऊर्णनाभ देव गुरुकुल के द्वारा आरक्षित भवन में आ चुके थे। यहाँ पर भी आकर्ष और महा एक ही कमरे में रह रहे थे, जो स्वप्नलता को पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे आकर्ष के प्रति उसकी भावनाएं भी बदल रही थी, जिसको उसके गुरुकुल के लोग भी देख पा रहे थे। लेकिन आकर्ष अभी तक इस बात से अनजान था, क्योंकि जब भी आकर्ष आसपास होता था तो स्वप्नलता अपने चेहरे के भाव ऐसे कर लेती थी जैसे उसे आकर्ष से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ श्वेताभ जिंदा है, इस बारे में पूरे स्वर्गन देव गुरुकुल को पता चल चुका था। सिर्फ गुरुकुल प्रमुख शिरीष ही इकलौते ऐसे थे जो इस बात से अनजान थे। श्वेताभ अपने पिता को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देना चाहता था। उसे डर था कि अगर उसके पिता को इस बारे में पता चला तो कहीं गुस्से में आकर वह उसे मार ना दे। अब पहले तो श्वेताभ का इरादा था कि महा को हासिल कर ले। वो उसे अगवा करने की योजना बनाने लगा था। लेकिन जब स्वर्गन देव गुरुकुल के अधिकारियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसे रोक लिया। जब उन्होंने आकर्ष की सच्चाई श्वेताभ को बताई तो श्वेताभ भी बुरी तरह से डर गया। आखिर में उसने भी अपना इरादा बदल दिया। उसने तय किया कि जब सारे गुरुकुल यहाँ से चले जाएंगे तभी वह अपने पिता के सामने आएगा। तीसरे दिन की सुबह के साथ ही आकर्ष स्वप्नलता के गुरुकुल के सदस्यों के साथ वापस अद्वितीय भूमि के लिए रवाना हो गया। अभी तक वह भी इस बात से अनजान था कि श्वेताभ जिंदा है। पिछले 2 दिनों में उसने अपना पूरा ध्यान देव तकनीक और दिव्य योग्यता को समझने पर केंद्रित किया था। यहाँ पर भी स्वप्नलता आकर्ष से छुपने की कोशिश कर रही थी, जिस पर आज आकर्ष ने भी गौर किया था। अब क्योंकि भावनाएं पढ़ना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो कुछ ही देर में उसने समझ लिया कि स्वप्नलता के व्यवहार में आए इस परिवर्तन का कारण क्या है। उसने भी फैसला किया कि अब जितना हो सके वह स्वप्नलता से दूर रहने की कोशिश करेगा। काफी लंबी यात्रा के बाद आखिरकार आकर्ष बाकी सब के साथ अद्वितीय भूमि की सीमा के भीतर आ गया। यहाँ पर गुरुकुल प्रमुख विनायक पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें भी खबर मिल चुकी थी कि वरिष्ठ सुदर्शन के साथ क्या हुआ था। धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे गुरुकुल के सदस्यों को यहाँ पर सुरक्षित पहुंचाया। गुरुकुल प्रमुख विनायक ने दीप्ति का आभार प्रकट करते हुए कहा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने यह सब आकर्ष के कहने पर किया है। आपके गुरुकुल से इसका कोई भी संबंध नहीं है, दीप्ति ने जवाब दिया। पर उसके शब्दों में आज हल्की सी कठोरता थी। गुरुकुल प्रमुख विनायक समझदार व्यक्ति थे, तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि इस कठोरता का कारण क्या है। पहले अद्वितीय भूमि पर सुदर्शन देव गुरुकुल सबसे शक्तिशाली माना जाता था, जिसका एकमात्र कारण थे महाप्रमुख सुदर्शन। पर अब उनकी मृत्यु के बाद सुदर्शन देव गुरुकुल में ऐसा कोई भी नहीं था जो यहाँ के बाकी 2 शक्तिशाली देव गुरुकुलों का सामना कर सके। इसलिए स्वाभाविक था कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। गुरुकुल प्रमुख ऐसा तो होना ही था। जहां पर सब ताकत को महत्व देते हैं, वहां पर कोई निस्वार्थ होकर दूसरे को सुकून से कैसे जीने दे सकता है। गुरुकुल प्रमुख विनायक के साथ आए एल्डर कश्यप ने कहा, जानता हूं, लेकिन फिर भी इस बात को स्वीकार कर पाना काफी मुश्किल है कि अभी कुछ महीने पहले यह लोग हमारे साथ इतने घुल मिलकर बातें कर रहे थे और आज इनका स्वभाव इतना बदल चुका है जैसे हमें जानते ही ना हो। कोई नहीं, गुरुकुल प्रमुख विनायक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। यह सब बातें गुरुकुल प्रमुख विनायक और एल्डर कश्यप के बीच ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर हो रही थी। इस कारण दीप्ति को पता नहीं था कि वह क्या बातें कर रहे हैं। चलते हैं आकर्ष, समय मिले तो हमारे गुरुकुल में जरूर आना, दीप्ति ने जाने से पहले आकर्ष से कहा। जरूर, आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके बाद बाकी सब के साथ वहां से अपने गुरुकुल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में चलते हुए गुरुकुल प्रमुख विनायक ने बाकी सभी से वरिष्ठ सुदर्शन की मृत्यु के बारे में पूछा।
पता नहीं क्यों पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। सबसे पहले तो किसी ने भी श्वेताभ के मृत शरीर को नहीं देखा था। सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने देखने का दावा किया था और उसी के एक वाक्य ने वरिष्ठ सुदर्शन को मरवा दिया था। कारण चाहे जो भी रहा हो, इस मामले की जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि महाप्रमुख सुदर्शन ऐसा कदम उठा सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी होगा तो भी ऐसा कैसे हो सकता है कि उनसे कमजोर योद्धा उनकी नजर से बच जाएं? गुरुकुल प्रमुख विनायक ने कहा। आकर्ष और बाकी सब भी उनकी बातों से पूरी तरह सहमत थे। उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत सोच समझकर किया गया था। इधर श्वेताभ अब अपने पिता के सामने आ चुका था। पहले तो अपने बेटे को देखकर गुरुकुल प्रमुख शिरीष बहुत ज्यादा खुश हुए, पर जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने यह सब कुछ बदला लेने के लिए किया था तो गुस्से से उनका चेहरा लाल पीला होने लगा। अच्छा था, इससे तो अच्छा था कि तुम मर जाते। जानते भी हो तुम्हारी मूर्खता ने क्या किया है। गुरुकुल प्रमुख शिरीष ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। जानता हूं, इसलिए तो मैं आपके पास आया। पिताजी, आप जो भी सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूं, बस इस एक मामले को संभाल लीजिए। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस आकर्ष की पहचान इतनी विशेष होगी। क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि सुदर्शन मुझे भी मारने में असफल रहा था? श्वेताभ ने कहा। और तुम्हें लगता है कि सुदर्शन देव गुरुकुल इस झूठ पर विश्वास कर लेगा? सुदर्शन 8 सिद्धांत समझ चुका था। यह तो मैंने उस पर एकदम से प्रहार किया था, इसलिए वह जख्मी हो गया था और मेरे हाथों मारा गया था, वरना तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से मैं उसको खत्म कर पाता? जिस योद्धा को खत्म करने के लिए मुझे मुश्किल हुई वह इतना नासमझ होगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ देगा। अपने बेटे की बात सुनकर गुरुकुल प्रमुख शिरीष और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। जानता हूं उन्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास न भी हुआ तो भी क्या? हमारा गुरुकुल सबसे शक्तिशाली है। क्या वह हमारे सामने कुछ कर पाएंगे? हाँ, आकर्ष एक समस्या बन सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इस मामले में पड़ेगा, श्वेताभ ने कहा। यह सुनकर शिरीष बिल्कुल चुप हो गए। आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे उनके नाम पर कोई भी धब्बा लगे, लेकिन आज उनके बेटे ने वह काम कर दिखाया था। एक बार के लिए तो उन्हें संदेह होने लगा कि क्या यह सच में उन्हें का बेटा है। लेकिन वो क्या कर सकते थे? शेर चाहे कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, वो अपने बेटे को तो नहीं खा सकता था। इधर आकर्ष बाकी सब के साथ वापस गुरुकुल में आ चुका था और पूरा ध्यान अपनी साधना पर केंद्रित कर चुका था। पर अपना ऊर्जा स्तर बढ़ाने की जगह वो ज्यादा ध्यान देव तकनीक और दिव्य योग्यता को सीखने पर लगा रहा था। अब उसकी योजना यह थी कि एक बार देव तकनीक और दिव्य योग्यता में महारत हासिल हो गई तो वह सीधा केंद्रीय क्षेत्र की तरफ रवाना हो जाएगा। दक्षिणी भाग का केंद्रीय क्षेत्र उसके जैसे योद्धाओं के लिए बहुत खतरनाक था। वहां खतरा था, लेकिन वही एक ऐसा स्थान था जहां पर वह जल्द से जल्द अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकता था, क्योंकि वहां पर संसाधनों की कोई भी कमी नहीं थी। इसी तरह एक महीना गुजर गया। आज सुदर्शन देव गुरुकुल में एक ऐसी खबर पहुंची जिसे सुनकर गुरुकुल के सारे उच्च अधिकारी गुस्से से उबल पड़े। श्वेताभ जिंदा है। गुरुकुल में अपने घर के भीतर आकर्ष साधना कर रहा था कि तभी उसे यह खबर मिली। तुरंत वो अपने घर से बाहर निकला और गुरुकुल प्रमुख विनायक से मिलने उनके निवास स्थान पर आ गया। वहां पर एल्डर लक्ष्मण भी आए हुए थे। क्या यह सच है गुरुकुल प्रमुख? श्वेताभ जिंदा कैसे हो सकता है? आकर्ष ने आते ही गुरुकुल प्रमुख से सवाल किया। यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। उसका जिंदा होना संभव ही नहीं है। और अगर वह जिंदा है तो इसका मतलब यही है कि महाप्रमुख ने कभी उसे खत्म करने की कोशिश ही नहीं की थी। पास में खड़े एल्डर लक्ष्मण ने कहा। गुरुकुल प्रमुख शिरीष ने जब महाप्रमुख पर प्रहार किया था उस समय मैंने उनकी आंखों में गुस्सा देखा था। उन्हें देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई नाटक कर रहे थे।
इसका मतलब यही है कि शुरुआत में उन्हें भी पता नहीं था कि श्वेताभ जिंदा है। आकर्ष ने कहा, फिर तो एक ही संभावना हो सकती है। श्वेताभ ने जानबूझकर सभी के सामने नाटक किया होगा कि वह मर चुका है। स्वर्गन देव गुरुकुल के साथ हमारी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, इसलिए इसकी संभावना भी नहीं है कि किसी बात का बदला लेने के लिए गुरुकुल प्रमुख शिरीष ने महाप्रमुख सुदर्शन पर प्रहार किया हो। पर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि श्वेताभ ने आखिर अपने मरने का नाटक किया ही क्यों? जब हमारे गुरुकुलों के बीच में आपसी दुश्मनी नहीं थी तो वह आखिर महाप्रमुख सुदर्शन को मरवाना क्यों चाहता था? गुरुकुल प्रमुख विनायक ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, कहीं इसका कारण उस दिन का छोटा सा झगड़ा तो नहीं? एल्डर लक्ष्मण ने कहा, किस दिन का झगड़ा? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? गुरुकुल प्रमुख विनायक ने पूछा। इस पर एल्डर लक्ष्मण ने विस्तार से बताया कि किस तरह से जब वह लोग रसायन नगरी पहुंचे थे तो उनका सामना श्वेताभ से हुआ था और उसने उन पर प्रहार करने की कोशिश की थी। शिरीष को मैं जानता हूं, वह इस प्रकार की हरकत कभी नहीं करेगा। यह पक्का श्वेताभ का ही काम है। इसका मतलब हुआ कि महाप्रमुख को बिना किसी कारण के मारा गया था। श्वेताभ ने यह सही नहीं किया, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। गुरुकुल प्रमुख ने कर्कश आवाज में कहा। वह इस बारे में जितना ज्यादा सोच रहे थे उनका गुस्सा उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। अब तक तो आकर्ष भी इस पूरे मामले को हल्के में ले रहा था, लेकिन गुरुकुल प्रमुख विनायक की बातें सुनने के बाद उसे भी समझ में आने लगा था कि श्वेताभ ने उसका बदला वरिष्ठ सुदर्शन से लिया है। यह समझ में आते ही उसके मन में श्वेताभ को जान से मारने की उग्र इच्छा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार की इच्छा आज से पहले उसके मन में सिर्फ सोमाली महाद्वीप के रणवीर, सोमालिया महाद्वीप के रविकांत और उच्चतल के अग्नि गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख को मारने के लिए उत्पन्न हुई थी। देवतल में आने के बाद यह पहली बार था जब उसका किसी को इतनी बुरी तरह से मारने का कर रहा था। अगर यह सब कुछ श्वेताभ ने किया है और उसका निशाना मैं और महा थे, तब तो उसने अपनी ही मृत्यु को आमंत्रण दिया है। एक गहरी सांस लेते हुए आकर्ष में मन ही मन अपने आप से कहा, गुरुकुल प्रमुख, हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। बिना सबूत के हम यह साबित कैसे करेंगे कि महाप्रमुख सुदर्शन ने श्वेताभ को मारने की कोशिश नहीं की थी? एल्डर लक्ष्मण ने कुछ सोचते हुए पूछा। उनका यह सवाल सुनकर गुरुकुल प्रमुख विनायक भी सोच में पड़ गए। अगर वरिष्ठ सुदर्शन जिंदा होते तो भी उनके गुरुकुल के लिए पूरे स्वर्गन देव गुरुकुल के खिलाफ जाना संभव नहीं था। फिर उनकी अनुपस्थिति में तो योजना बनाना भी बेकार था। स्वर्गन देव गुरुकुल का कोई भी एक 8 सिद्धांत समझ चुका योद्धा उनके पूरे गुरुकुल को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। सबूत की आवश्यकता हमें क्यों पड़ेगी? जब गुरुकुल प्रमुख शिरीष को महाप्रमुख सुदर्शन पर प्रहार करने के लिए सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ी तो हमें सबूत क्यों चाहिए? आकर्ष ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? उसके यह शब्द सुनकर गुरुकुल प्रमुख विनायक और एल्डर लक्ष्मण दोनों ने उलझन भरे स्वर में पूछा। मतलब वही जो आप दोनों समझ रहे हैं। बस सही समय का इंतजार कीजिए। आकर्ष ने सिर्फ 2 वाक्य में अपना जवाब खत्म किया और फिर वहां से रवाना हो गया। अब वो क्या योजना बना रहा था यह तो सिर्फ उसे ही पता था, लेकिन इस योजना पर काम शुरू करने से पहले वह अपनी देव तकनीक और दिव्य योग्यता पर महारत हासिल करना चाह रहा था। इसलिए अपने निवास स्थान पर आने के बाद वह फिर से अभ्यास में लग गया। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। इस दौरान सभी देव गुरुकुलों को यह पता चल चुका था कि श्वेताभ ने चाल चलकर वरिष्ठ सुदर्शन को मरवाया था। जब सब जगह स्वर्गन देव गुरुकुल की बातें होने लगी तो स्वर्गन देव गुरुकुल के उच्च अधिकारियों ने इस बारे में गुरुकुल प्रमुख शिरीष को सूचना दी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए स्वर्गन देव गुरुकुल सुदर्शन देव गुरुकुल को उनके नुकसान की भरपाई करेगा। इसके लिए स्वर्गन देव गुरुकुल ने अपने एक एल्डर को सुदर्शन देव गुरुकुल भेजा, जो अपने साथ कई प्रकार की गोलियां और कई सारे देवमणि लेकर गया था।
लेकिन इससे पहले कि वह एल्डर सुदर्शन देव गुरुकुल की सीमा में भी प्रवेश कर पाता, गुरुकुल प्रमुख विनायक ने उसे रोक लिया और उसे भगा दिया। तुम लोगों को यह नहीं लेना है तो मत लो। वैसे भी हमारे गुरुकुल प्रमुख ने साफ कहा था कि अगर तुम लोग यह सब लेने से मना करो तो तुम लोगों को इसके लिए बाध्य ना किया जाए। उस एल्डर ने जाते हुए गुरुकुल प्रमुख से कहा। उसके यह शब्द गुरुकुल प्रमुख को गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त थे। जब एल्डर को इस बात का एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है, तो वह और भी तेजी से वहां से भागने लगा। बीते कुछ वर्षों में बाकी सब गुरुकुल इस बात को लगभग लगभग भूल चुके थे। सुदर्शन देव गुरुकुल भी अब इस बात का जिक्र नहीं करता था। लेकिन अंदर ही अंदर, चाहे शिष्य हो या फिर उच्च अधिकारी, सभी का कलेजा बदले की आग में जल रहा था। सब सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि आकर्ष ने इसके लिए मना किया था। इस घटना के कुछ दिन बाद गुरुकुल में दो बिन बुलाए मेहमान आए। यह लोग स्वप्नशीर गुरुकुल से थे। एक तो था आशुतोष और दूसरा था छोटा प्रमुख नीरव। गुरुकुल प्रमुख विनायक को जब इस बारे में पता चला तो उनके चेहरे के भाव और भी ज्यादा गंभीर हो गए। पता नहीं, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि आशुतोष और नीरव का यहाँ पर आना शुभ संकेत नहीं था। फिर भी गुरुकुल प्रमुख होने के नाते उन्होंने उनका स्वागत किया और खुद उनसे मिलने गए। वरिष्ठ आशुतोष, आप आज यहाँ पर कैसे? गुरुकुल प्रमुख विनायक ने सीधा सवाल किया। तुम्हारे गुरुकुल का मुख्य रसायन शास्त्री आकर्ष कहाँ पर है? मुझे उससे मिलना है, आशुतोष ने जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्की कर्कशता थी, जिसको गुरुकुल प्रमुख भी महसूस कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने आशुतोष को आकर्ष के बारे में नहीं बताया। क्या मैं जान सकता हूं कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? गुरुकुल प्रमुख विनायक ने पूछा। मुझे अपनी बात को दोहराने की आदत नहीं है। जितना कह रहा हूं उतना करो। या तो तुम्हारे रसायन शास्त्री को यहां पर बुलाओ या फिर मुझे उसके पास ले चलो, आशुतोष ने जवाब दिया। यह सुनकर गुरुकुल प्रमुख विनायक के चेहरे पर भी हल्की सी कठोरता आ गई। भले ही ताकत के मामले में वह आशुतोष से पीछे थे, पर इसका मतलब यह नहीं था कि किसी की भी धमकी सुन सकते थे। गुरुकुल प्रमुख कुछ कहने वाले ही थे कि तभी उन्हें एक संदेश प्राप्त हुआ। संदेश मिलते ही उनके चेहरे पर से कठोरता एकदम से गायब हो गई। उन्होंने अपना हाथ आगे की तरफ किया और आशुतोष को अपने साथ चलने का इशारा किया। आशुतोष और नीरव ने भी इसके आगे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप गुरुकुल प्रमुख विनायक के साथ रवाना हो गए। रास्ते में एल्डर कश्यप और तीनों रसायन शास्त्री भी उनके साथ मिल गए। कुछ ही देर में वो सब लोग आकर्ष के निवास स्थान पर पहुंच गए। आकर्ष हमेशा की तरह अभ्यास नहीं कर रहा था, बल्कि अपने घर के सामने मौजूद आंगन में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। आओ आशुतोष, आज यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया? गुरुकुल प्रमुख विनायक की तरह आकर्ष ने आशुतोष को कोई भी सम्मान नहीं दिया था। वैसे तो अभी तक आशुतोष ने अपने आने का कारण नहीं बताया था, लेकिन आकर्ष जानता था कि वह यहाँ पर क्यों आया है। आकर्ष, अपनी हद में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि आशुतोष साथ में है तो इस भूल में मत रहना कि मेरे सामने कुछ भी बोल दोगे। तुम अपने पंख सिर्फ इसलिए फड़फड़ा रहे हो क्योंकि आशुतोष तुम्हारे साथ है। इसका साथ हटा दिया तो तुम एक मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं हो। बोलना तो दूर, सांस लेने की हिम्मत भी नहीं करोगे। जो दूसरों के कंधों पर सिर रखकर आगे बढ़ रहा है, वह मुझे अपनी हद सिखा रहा है। नीरव ने गुस्से में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आकर्ष ने कर्कश शब्दों में उसी का मुंह बंद करवा दिया। यह सब सुनकर कुछ पलों के लिए तो चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। अचानक से आशुतोष के शरीर से एक भयंकर आभा निकलने लगी। यह एक आक्रामक आभा थी जिसने पलक झपकते ही वहां की जमीन में दरारें ला दी। आशुतोष की आंखें कत्ल के भाव से ऐसे चमक रही थी जैसे अंधेरी रात में बिजलियां कड़क रही हो। मुझे तो लगा था कि तुम भाग जाओगे, पर तुम तो अभी भी यहीं पर हो। लगता है तुम्हें मरने का डर नहीं है।
अब बात इतनी आगे आ चुकी है तो मैं यह भी बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। पिछले कुछ वर्षों में हमारा गुरुकुल तुम्हारे बारे में छानबीन कर रहा था। केंद्रीय भाग में कोई भी कल्पगढ़ नामक स्थान नहीं है और वहां पर कोई भी सिंघानिया परिवार नहीं है। तुमने झूठ बोला। असल में तुम मृत्यु लोक से आए एक सामान्य योद्धा हो और कुछ नहीं। आशुतोष ने गंभीर स्वर में कहा। यह कहते हुए उसकी आंखों में कत्ल का भाव और भी गहरा होता जा रहा था। मुझे पता है। सच कहूं तो अगर तुम्हारे जैसे सामान्य लोग मेरे परिवार के बारे में जान जाते तो तुम्हें लगता है कि तुम इतने छोटे स्थान पर रुके रहते। आकर्ष ने कहा। तब तो लगता है तुम्हें यह भी पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। चलो अब बात करना और आसान होगा। वैसे तो मैं चाहूं तो तुम्हें तुरंत खत्म कर सकता हूं, पर तुम्हारे जैसे व्यक्ति को मारने से ज्यादा उसे काबू में करके उस पर शासन करना ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए तुम्हें अपने आप को बचाने का एक अवसर देता हूं। मेरे गुलाम बन जाओ। आशुतोष ने धमकी देते हुए कहा। इसी के साथ आशुतोष ने अपनी ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू कर दिया। गुरुकुल प्रमुख विनायक और बाकी सभी लोग आशुतोष की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आशुतोष से ज्यादा उन्हें आकर्ष पर विश्वास था। जब आशुतोष ने आकर्ष को धमकी दी तो गुरुकुल प्रमुख विनायक सहित सभी लोग आकर्ष के सामने आकर खड़े हो गए। आशुतोष, आप स्वप्नशील गुरुकुल के रक्षक एल्डर है। क्या आप सच में पूरे सुदर्शन देव गुरुकुल को अपना दुश्मन बनना चाहते हैं? गुरुकुल प्रमुख विनायक ने अपनी ऊर्जा को सक्रिय करते हुए कहा। सामने से हट जाओ। आशुतोष ने कर्कश आवाज में कहा और अपनी ऊर्जा से गुरुकुल प्रमुख विनायक सहित एल्डर कश्यप और तीनों रसायन शास्त्रियों पर दबाव देने लगा। तुरंत ही तीनों घुटनों के बल गिर गए और खून की उल्टियां करने लगे। आशुतोष 9 सिद्धांत समझ चुका योद्धा था। ऐसा कैसे हो सकता था कि 7 सिद्धांत समझ चुके कुछ योद्धा उसे रोक ले? गुरुकुल प्रमुख, यह आपकी लड़ाई नहीं है। आप सब लोग सामने से हट जाइए। यह मेरा और इनका आपसी मामला है और इसे मैं अपने हिसाब से ही सुलझाऊंगा। आकर्ष ने गुरुकुल प्रमुख एल्डर कश्यप पर तीनों रसायन शास्त्रियों से कहा। उसकी बात सुनकर गुरुकुल प्रमुख और बाकी सभी उलझन में पड़ गए। उनकी खुद की सांस उखड़ रही थी, पर ऐसे समय पर भी उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आकर्ष अपने आप को इतना शांत कैसे रखे हुए हैं। लगता है दिखावा करने से तुम्हारा मन नहीं भरा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम किसी बड़े परिवार के सदस्य हो। सपने देखना बंद करो। अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लो। वास्तविकता यही है कि तुम बस एक सामान्य योद्धा हो। ना तो कोई तुम्हारा समर्थन करने के लिए है और ना ही कोई तुम्हें बचा सकता है। नीरव ने आकर्ष से कहा। पर आकर्ष ने उसके शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसका ध्यान सिर्फ आशुतोष पर था। वह उसके चेहरे के भाव पढ़ रहा था। आशुतोष भी इस समय पर यही कर रहा था। आकर्ष को इतना शांत देखकर एक पल के लिए तो उसे भी शक होने लगा कि कहीं उनकी जानकारी तो गलत नहीं है। नहीं, हमने कई बार जांच पड़ताल की है। सिंघानिया परिवार नामक कोई भी परिवार केंद्रीय क्षेत्र में नहीं है। यह पक्का दिखावा कर रहा है। आशुतोष ने काफी देर सोचने के बाद मन ही मन अपने आप से कहा। आकर्ष, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमें आप पर पूरा विश्वास है। एल्डर कश्यप और तीनों रसायन शास्त्रियों ने आकर्ष से कहा। वह लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि आकर्ष किसी सामान्य परिवार से हो सकता है। धन्यवाद, पर अभी आप लोगों को बीच में नहीं आना चाहिए। मैं खुद इस मामले को संभाल सकता हूं। आकर्ष ने आभार प्रकट करने के साथ साथ उन लोगों को सामने से हटने का इशारा भी किया। हटने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा हमेशा के लिए इन्हें इस धरती से ही हटा देता हूं। आशुतोष ने गंभीर स्वर में कहा और उसी क्षण अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके उन सभी पर और ज्यादा दबाव दिया, जिससे सभी को ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उनकी सांस ही रोक ली हो। उनके दम घुटने लगा था।
पास में खड़े नीरव को यह सब देखकर मन ही मन एक अजीब सी खुशी मिल रही थी, पर इस समय पर आकर्ष के चेहरे पर ठंडक बढ़ रही थी। ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए उसने बस अपने सीधे हाथ को आगे किया और अपने हाथ में एक लाल रंग के मोरपंख को प्रकट कर लिया। लाल रंग के उस पंख के सामने आते ही उसमें से एक अजीब सी आभा निकलने लगी। ना तो यह आक्रामक थी और ना ही यह शांत आभा थी। यह अपने आप में ही एक अलग प्रकार की आभा थी जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था, पर इतना साफ दिख रहा था कि यह पंख खतरनाक था। आशुतोष, तुम्हारे इरादे मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन आगे कुछ भी करने से पहले मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि जिस इरादे के साथ तुम यहाँ पर आए हो, क्या यह तुम्हारे अकेले का फैसला है या तुम्हारा पूरा स्वप्नशील गुरुकुल इसमें शामिल है? आकर्ष ने इस बार थोड़ी ठंडी आवाज में आशुतोष से पूछा। यह सवाल करने के साथ ही उसकी आंखों में कत्ल का भाव उभर आया था। आशुतोष की मृत्यु और लाल द्रव, जो अपनी मृत्यु के समीप हो, उसे जवाब जानने का कोई अधिकार नहीं। आशुतोष अभी भी अपने घमंड में यह नहीं देख पा रहा था कि स्थिति उसके लिए बदलना शुरू हो चुकी है। उसे तो यही लग रहा था कि आकर्ष अभी भी कमजोर है। इधर आकर्ष ने जब आशुतोष का जवाब सुना तो उसके चेहरे पर ठंडक और गहरी हो गई। अपने हाथ में पड़े हुए मोरपंख को उसने धीरे से दबाया। उसके ऐसा करते ही मोरपंख के भीतर से एक लाल रंग की द्रव की बूंद बाहर निकली और उसके सीधे हाथ में समा गई। तुरंत ही यह लाल रंग की द्रव की बूंद उसके खून में फैलने लगी और 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में आकर्ष के शरीर में बड़े परिवर्तन करने लगी। वैंग, आशुतोष ने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से सक्रिय करने के बाद बिना किसी देरी के आकर्ष पर प्रहार कर दिया। यह प्रहार इतना तेज था कि गुरुकुल प्रमुख विनायक तक उसको स्पष्ट रूप से देखा नहीं पाए थे। उनके एक पलक झपकने जितने समय में प्रहार उनके सामने से गायब होकर आकर्ष के सामने पहुंच चुका था। ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि वह खुद अपनी अधिकांश ऊर्जा खो चुके थे और गंभीर रूप से जख्मी थे। नीरव इस समय खुशी से फुला नहीं समा रहा था। उसने तो कल्पना भी करनी शुरू कर दी थी कि आकर्ष अब उसके सामने खून से लथपथ नजर आएगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। प्रहार आकर्ष के शरीर के बिल्कुल करीब पहुंचा, पर इससे पहले कि आकर्ष को स्पर्श कर पाता, आकर्ष ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस प्रहार को इतनी सरलता से रोक लिया जैसे हवा से उड़कर आ रहे पंख को पकड़ रहा हो। आकर्ष! इधर महा ने जब देखा कि आकर्ष खतरे में है, तो उसने अपने परिवार की उस देव तकनीक का इस्तेमाल किया जो उसकी मां ने उसके लिए छोड़ी थी। तुरंत की महा की ऊर्जा बढ़ने लगी। आकर्ष इस समय सोमचक्र मंडल के योद्धा के जितना ताकतवर था। उसके आसपास के क्षेत्र में कौन थे उसे उन्हें देखने की भी आवश्यकता नहीं थी। वह ऊर्जा के प्रवाह को ऐसे देख पा रहा था जैसे उसके सामने से पतली धारा गुजर रही हो। ऐसे में जब महा ने अपनी ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू किया तो आकर्ष को तुरंत महसूस हो गया। रुक जाओ महा, तुम्हें पता है ना मेरे पास वह पंख है। मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया है। मैं सुरक्षित हूं। आकर्ष ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर महा से कहा। उसका संदेश पाकर महा ने राहत की सांस ली, लेकिन इस बीच उसने जिस ऊर्जा को सक्रिय किया था वह हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने जब अचानक से उसे रोकने की कोशिश की तो उसका उल्टा प्रभाव उसके शरीर पर पड़ा, जिस कारण उसे खून की उल्टी होने लगी। आकर्ष उसके बिल्कुल पास में खड़ा था तो उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और महा की पीठ पर रखकर अपनी ऊर्जा उसके शरीर में भेजने लगा। सोमचक्र मंडल में होने के कारण उसकी देव ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि पलक झपकते ही महा के कई आंतरिक जख्मों को उसने ठीक कर दिया। असंभव! यह नहीं हो सकता। इधर आशुतोष पूरी तरह से चौंक पड़ा था। अभी उसने जो प्रहार किया था वह उसका सबसे शक्तिशाली प्रहार तो नहीं था, लेकिन 7 सिद्धांत समझ चुके योद्धा को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। उसकी समझ से यह पूरी तरह बाहर था कि आकर्ष ने उसके प्रहार को रोक कैसे लिया था। तभी उसकी नजर महा पर पड़ी।
महा के चेहरे को सफेद पड़ा देख उसे लगा कि महा ने किसी तकनीक का इस्तेमाल करके आकर्ष को बचाया है। तो इस महिला ने तुम्हारी मदद की। कोई बात नहीं। एक बार तो इसने तुम्हें बचा लिया, पर यह हर बार तो तुम्हें नहीं बचा सकती, आशुतोष ने अपनी कर्कशता से भरी आवाज में कहा। इसके तुरंत बाद उसने अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा किया और इस बार अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार महा को निशाना बनाते हुए किया। उसका मानना था कि अगर महा को खत्म कर दिया तो आकर्ष को मारना और भी सरल हो जाएगा। बूम! आशुतोष! आशुतोष के प्रहार को देखकर आकर्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी एक उंगली आगे की और उस उंगली की एक हल्की सी हरकत के साथ आशुतोष के उस सबसे शक्तिशाली प्रहार को जड़ से समाप्त कर दिया। नहीं, पिछली बार तो आशुतोष स्पष्ट रूप से देख नहीं पाया था, पर इस बार उसने अच्छे से देखा था कि आकर्ष ने उसके प्रहार को रोका है। एकदम से उसके चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा। गुरुदेव, आप इसके साथ खेलकर समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? जल्दी से इसे खत्म कीजिए, नीरव ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर आशुतोष से कहा। ताकत के मामले में वह आकर्ष की बराबरी पर भी नहीं था, इसलिए जब आशुतोष ने प्रहार किया और आकर्ष ने उसके प्रहार को रोका तो नीरव को कुछ भी स्पष्ट रूप से नजर नहीं आया था। उसे लगा कि आशुतोष ने ही अपनी पूरी ताकत के साथ प्रहार नहीं किया होगा, पर आशुतोष ने जब उसका संदेश सुना तो उसका सारा गुस्सा नीरव पर आ गया। उसका मन करने लगा कि नीरव को अभी खत्म कर दे। वुश! आशुतोष को समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। जितनी आसानी से आकर्ष ने उसके सबसे शक्तिशाली प्रहार को रोका था, उससे इतना तो पता चल गया था कि आकर्ष की वर्तमान ताकत उससे बहुत आगे है। आशुतोष को अब आकर्ष के अंदर अपनी मौत नजर आने लगी थी, इसलिए उसने वहां से भागने की कोशिश की। पलक झपकते ही वह सभी की आंखों के सामने से गायब हो गया। गुरुकुल प्रमुख विनायक और बाकी सब यह नजारा देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे। उनकी भी समझ से बाहर था कि अभी हुआ क्या था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझ पर प्रहार करने के बाद तुम सुरक्षित यहां से भाग जाओगे, आशुतोष? आकर्ष ने गुस्से में गरजते हुए कहा। उसी क्षण उसने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए एक दिव्य धारा आसपास के पूरे वातावरण में फैला दी। उसकी वर्तमान ताकत सोमचक्र मंडल के योद्धा के बराबर थी, जो ताकत के मामले में आशुतोष से हजारों गुना आगे थी। आशुतोष अपनी पूरी रफ्तार के साथ भी भागे तो भी वो आकर्ष की रफ्तार का सामना नहीं कर सकता था। यह तो वरिष्ठ आकर्ष की आवाज है। हाँ, वह आशुतोष का नाम ले रहे हैं जो थोड़ी देर पहले उनसे मिलने आए थे। लेकिन वरिष्ठ आकर्ष की आवाज में गुस्सा क्यों है? क्या दोनों के बीच लड़ाई हो गई है? गुरुकुल में जितने भी अधिकारी और शिष्य थे, उन सबको आकर्ष की गर्जना सुनाई दे रही थी। वहां देखो, आसमान पूरा बैंगनी हो रहा है। अचानक से एक शिष्य ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर बाकी सारे शिष्य भी ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। ऊपर आसमान में एक अजीब सी ऊर्जा फैल रही थी, जैसे हवा में विष फैल रहा हो। एक बहुत ही खतरनाक, भयंकर और आक्रामक आभा इस समय पूरे सुदर्शन देव गुरुकुल पर पड़ रही थी। यह अब कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन वह कितनी खतरनाक थी इसको हर कोई महसूस कर पा रहा था। ऐसी ताकत तो चक्रपाल मंडल के योद्धाओं के पास भी नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि वरिष्ठ आकर्ष के परिवार वालों को आशुतोष पर गुस्सा आ गया और यह उन्हीं के गुस्से का परिणाम है? एक एल्डर ने डरते हुए कहा। यह सुनकर बाकी सभी सदस्यों के चेहरे भी पीले पड़ने लगे। इधर आकर्ष के निवास स्थान पर नीरव के तो होश उड़ चुके थे। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अभी क्या हुआ था। बस इतना पता था कि उसके गुरुदेव आशुतोष अपनी जान बचाकर भागे हैं। बैंग! नीरव पहले ही घबराया हुआ था कि तभी ऊपर आसमान में उसे एक जोर का धमाका सुनाई दिया। तुरंत उसकी नजर ऊपर आसमान में गई। वहां का नजारा देखकर तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई।
आशुतोष भूपाल मंडल का एक ऐसा योद्धा जिसने 9 सिद्धांतों को समझ लिया था। इस समय उसका शरीर छलनी हो चुका था और बीच हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे किसी ने उसको अपनी ऊर्जा से जकड़ लिया हो। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। चेहरे पर जगह जगह बड़े बड़े घाव बने हुए थे। यहाँ तक कि एक आंख भी निकाल ली गई थी। देखने से लग रहा था जैसे जानबूझकर उसकी आंख पर प्रहार नहीं किया गया था। एक साथ कई सारी ऊर्जा तरंगे उसके शरीर पर छोड़ी गई थी, जिनमें से कुछ ऊर्जा तरंगे उसकी आंख में भी घुस गई थी। मैं डॉट आशुतोष ने कुछ कहने की कोशिश की मगर बोल नहीं पाया। वो हूँ एकदम से उसके सामने मौजूद बैंगनी रंग की ऊर्जा फीकी पड़ने लगी, जिसके बाद सभी को एक इंसान नजर आने लगा। यह आकर्ष था। अपने उल्टे हाथ से उसने महा को पकड़ा हुआ था और सीधा हाथ पीठ के पीछे था। वह बैंगनी रंग की ऊर्जा कुछ और नहीं बल्कि उसकी दिव्य योग्यता थी जो उसको स्वर्गन देव गुरुकुल से प्राप्त हुई थी। उसने उसमें महारत हासिल कर ली थी। ऐसे ही किसी दिन के लिए वह इंतजार कर रहा था। क्या कह रहे थे? तुम्हारा गुलाम बन जाऊं? मुझे नियंत्रित करने की क्षमता है तुम्हारे अंदर? आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में अधमरे आशुतोष से पूछा। उसकी यह बात सुनकर आशुतोष की आंखें कांपने लगी। बाकी सबकी नजर में तो वह तुरंत गायब हुआ था और दोबारा से आकर्ष ने उसे पकड़ लिया था, पर सिर्फ वह जानता था कि आकर्ष ने उस बैंगनी रंग की ऊर्जा के पीछे उसका क्या हाल किया था। स्वप्नशील गुरुकुल का इसमें कोई दोष नहीं है। आशुतोष ने दबी हुई आवाज में कहा। उसके शरीर पर इतना तेज दबाव पड़ रहा था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। कैच। पर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आकर्ष ने उसके सिर को 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे ही उसका शरीर नष्ट हुआ, उसके शरीर से एक चमकीली आभा बाहर निकलने लगी और भागने की कोशिश करने लगी। यह उसकी आत्मा का अंश था। आशुतोष के पास एक विशेष योग्यता थी जिसका इस्तेमाल करके वह अपने आप को मुश्किल समय में जिंदा रख सकता था। पर इस समय आकर्ष कोई चक्रपाल मंडल का योद्धा नहीं था कि उस ऊर्जा को देखकर उसको रोक नहीं पाता। उसकी ताकत सोमचक्र मंडल के योद्धा की जितनी हो चुकी थी। दोनों की रफ्तार के बीच का अंतर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जितनी दूरी तय करने में आशुतोष को 1000 सेकंड का समय लग रहा था, उस दूरी को आकर्ष सिर्फ 1 सेकंड के भीतर ही तय कर सकता था। इतनी तेज रफ्तार के साथ ऐसा कैसे हो सकता था कि आशुतोष की आत्मा वहां से बचकर निकल जाती? आकर्ष ने उसको भी पकड़ लिया और इससे पहले कि वह आत्मा कुछ कहती, आकर्ष ने उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वुश! आशुतोष को खत्म करने के बाद आकर्ष फिर से अपने पहले वाले स्थान पर प्रकट हो गया और अपनी ऊर्जा से नीरव पर दबाव लगाया। जब आशुतोष ही कुछ नहीं कर पाया था तो नीरव तो क्या ही करता। उसका शरीर जमीन के भीतर आधा कब धंस गया उसे भी एहसास नहीं हुआ। मुझे नीरव डरते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों उसके मुंह से आगे के शब्द ही नहीं निकल रहे थे। क्या आशुतोष सच कह रहा था? क्या सच में स्वप्नशील गुरुकुल का इसमें कोई भी हाथ नहीं था? आकर्ष ने कर्कश आवाज में नीरव से पूछा। मैं नीरव ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की लेकिन बोल नहीं पाया। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, आकर्ष ने एक गंभीर स्वर में कहा। नहीं मतलब हाँ जब हमें पता चला कि आपका सिंघानिया परिवार केंद्रीय क्षेत्र में नहीं है तो हमें विश्वास हो गया कि आपने झूठ कहा था गुरुकुल के उच्च अधिकारियों को इस बारे में पता चला तो सर्वसहमति से सभी ने आपको खत्म करने का फैसला लिया इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता नीरव ने इस बार डरते हुए जवाब देने की कोशिश की, पर यह जवाब देते हुए उसकी सांस उखड़ रही थी। मुझे स्वप्नशील गुरुकुल ले चलो, आकर्ष ने नीरव से कहा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे?
नीरव ने घबराते हुए पूछा। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। तरीके से जवाब दोगे तो ठीक है, वरना मुर्दों से कैसे बुलवाना है यह मुझे अच्छे से आता है। आकर्ष ने कर्कश आवाज में कहा और उसी क्षण अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके नीरव के एक हाथ को पूरी तरह से तोड़ दिया। क्योंकि वह खुद एक रसायन शास्त्री था तो उसे अच्छे से पता था कि किस तरह से चोट पहुंचाने पर ज्यादा दर्द होगा। उसने इस तरह से उसका हाथ तोड़ा था कि बाहर से दिखने पर उसका हाथ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन अंदर से हड्डियां, मांसपेशियां और बाकी सारे अंग टूटकर चकनाचूर हो गए थे। बताता हूँ बल्कि मैं खुद आपको वहां पर ले चलूंगा। नीरव ने रोते हुए कहा। पर इस बार आकर्ष ने उसके साथ बात करके अपना समय व्यर्थ नहीं किया। उसने सीधा गुरुकुल प्रमुख विनायक की तरफ देखा और कहा, गुरुकुल प्रमुख, क्या मैं एल्डर कश्यप को अपने साथ ले जा सकता हूँ? रास्ते में मुझे साधना करनी है। इस दौरान एल्डर कश्यप निद्रा अवस्था में मेरे शरीर को स्वप्नशीर गुरुकुल पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? गुरुकुल प्रमुख विनायक ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि इस समय उनके मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन उन्होंने उनमें से एक भी सवाल पूछने की कोशिश नहीं की। महा, तुम यहीं पर रुको, मैं कुछ समय बाद वापस आ जाऊंगा। आकर्ष ने महा की तरफ देखा और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन महा ने मना कर दिया। आकर्ष इस समय जिद नहीं करना चाहता था तो उसने उसकी बात मान ली और उसके बाद एल्डर कश्यप व नीरव के साथ वहां से स्वप्नशीर गुरुकुल के लिए रवाना हो गया। जैसे ही आकर्ष बाकी सब के साथ वहां से गायब हुआ, सन्नाटे में पसरा हुआ पूरा सुदर्शन देव गुरुकुल शोर से गूंजने लगा। हर कोई आकर्ष के बारे में बातें कर रहा था। स्पष्ट रूप से अभी भी किसी को पता नहीं था कि आकर्ष किस मंडल का योद्धा है। बस उन्होंने उसकी ताकत की एक हल्की सी झलक देखी थी और इसी आधार पर अनुमान लगा रहे थे कि आकर्ष चक्रपाल मंडल का योद्धा हो सकता है। इधर आकर्ष ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। असल में उस मोर पंख को इस्तेमाल करने से पहले उसे ऐसा लग रहा था कि एक बार अपनी ताकत का प्रयोग करने के बाद उसके पास से उसकी ऊर्जा चली जाएगी और वह फिर से एक महामंत्र मंडल का योद्धा बन जाएगा। पर ऊर्जा के अपने शरीर में प्रवाहित होने के बाद उसे समझ में आया था कि ऐसा नहीं था। इस मोर पंख के काम करने का तरीका बहुत ही अलग था। उस लाल रंग के द्रव की एक बूंद उसके शरीर में घुली हुई थी, जो तब तक उसके शरीर से पूरी तरह गायब नहीं होने वाली थी जब तक कि वह अपनी ऊर्जा का पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर लेता। आशुतोष को खत्म करने के लिए उसने अपनी जिस ऊर्जा का इस्तेमाल किया था वह उस लाल रंग के द्रव से मिली हुई ऊर्जा का एक छोटा सा अंश था। उस समय वह सोमचक्र मंडल के उस योद्धा के जितना ताकतवर था जिसने एक सिद्धांत को समझ लिया हो। लेकिन आशुतोष को खत्म करने के बाद उसकी ऊर्जा का थोड़ा हिस्सा समाप्त हो गया था और अब उसकी ताकत चक्रपाल मंडल के ऐसे योद्धा के बराबर थी जिसने 10 सिद्धांतों को समझा था। अब सुनने में यह ताकत कम लग सकती थी, लेकिन अगर इन 6 भूमियों के आधार पर देखा जाए तो यह ताकत भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर चक्रपाल मंडल का ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जिसने एक सिद्धांत को समझा हो। यहाँ पर सबसे शक्तिशाली योद्धा भी सिर्फ भूपाल मंडल के 10 सिद्धांतों को समझ पाया था। ज्यादा से ज्यादा उनकी ताकत भूपाल मंडल के चरम पर और चक्रपाल मंडल के नीचे थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आकर्ष ऐसे योद्धाओं को चुटकियों में खत्म कर सकता था। इसीलिए अपनी ऊर्जा को बचाते हुए वह स्वप्नशीर गुरुकुल की तरफ बढ़ रहा था ताकि आगे भविष्य में आने वाले सभी बड़े खतरों को पहले ही खत्म कर दे। इसीलिए तो उसने एल्डर कश्यप को अपने साथ लिया था, जो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे हवा में उड़ाते हुए स्वप्नशीर गुरुकुल ले जा सकते थे। स्वप्नशीर गुरुकुल पहाड़ों की चोटी पर बस एक बहुत बड़ा गुरुकुल था, जहां माहौल इस समय काफी भारी था। स्वप्नशीर गुरुकुल में सबसे शक्तिशाली 2 योद्धा थे। उनमें से एक तो आशुतोष था और दूसरा था आरव। आरव आशुतोष का बड़ा भाई था, जिसके चेहरे के भाव इस समय बिगड़े हुए थे। कारण यह था कि उसके छोटे भाई की प्राण ऊर्जा से जलाया गया दीपक आज बुझ गया था।
यह संकेत था कि उसका भाई अब उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। आरव को बस यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जो उसके भाई के लिए खतरा बन सकता है। आरव बुजुर्ग अवस्था का आदमी था जो काफी लंबे समय से साधना में बैठा हुआ था। आज भी वह साधना से सिर्फ इसलिए बाहर आया था क्योंकि उस दीपक की लो बुझ गई थी। गुस्से में वह अपने कक्ष से बाहर निकला और सीधा सभाकक्ष में आ गया, जहां पर गुरुकुल के सारे एल्डर और गुरुकुल प्रमुख तनुज अपने सिंहासन पर बैठे थे। प्रणाम वरिष्ठ आरव। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के सभाकक्ष में प्रवेश करते ही पूरा सभाकक्ष शांत हो चुका था। सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी थी जो गुरुकुल प्रमुख की थी। आशुतोष कहाँ पर है? आरव ने सभा कक्ष में प्रवेश करते ही गंभीर स्वर में पूछा। यह सवाल सुनते ही गुरुकुल प्रमुख तनुज के चेहरे के भाव थोड़े से गंभीर हो गए। वह तो बाहर गए हुए हैं। सब ठीक तो है? आप मास्टर के बारे में आज क्यों पूछ रहे हैं? तनुज ने वापस आरव से सवाल किया। तनुज असल में नीरव का मास्टर था और तनुज का मास्टर था आशुतोष। वह कहाँ पर गया है? आरव ने फिर से अपना सवाल दोहराया। मास्टर सुदर्शन देव गुरुकुल गए हैं, तनुज ने जवाब दिया। क्यों? आरव ने फिर से सवाल किया, पर इस बार उसकी आवाज न सिर्फ गंभीर थी बल्कि उसमें एक ठंडक भी थी। तनुज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने जल्दबाजी में वह सब कुछ बता दिया जो महासभा के बाद हुआ था। थर्ड, पूरी कहानी सुनते ही आरव का गुस्सा भड़क पड़ा और उसने एक जोर का तमाचा गुरुकुल प्रमुख के गालों पर जड़ दिया। तमाचा इतनी जोर का था कि तनुज की चीख निकल गई। वो सीधा मुंह के बल जाकर एक स्तंभ से टकराया और वह स्तंभ आधा टूट गया। नालायक, तुम मूर्खों को इतनी सी भी बात समझ में नहीं आई कि जो व्यक्ति 100 वर्ष की उम्र पार करने से पहले महामंत्र मंडल का योद्धा बन गया, जिसके पास इतनी क्षमता थी कि उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री बनकर उसने महामंत्र गोलियों का निर्माण कर लिया, वो मृत्यु लोक का वासी होगा। आरव ने गुस्से में गरजते हुए कहा। क्षमा करें वरिष्ठ, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर हुआ क्या है? तनुज ने डरते हुए पूछा। तुम मूर्खों की गलती ने मेरे भाई की जान ले ली। खुद को उसका शिष्य बताते हो। तुम्हें अभी तक यह भी नहीं पता कि तुम्हारा मास्टर मारा जा चुका है। आरव ने और भी गुस्से से भरे स्वर में कहा। यह कहते हुए उसके शरीर से इतनी तेज ऊर्जा निकलने लगी कि उसने वहां पर मौजूद सभी एल्डरों पर इतना तीव्र दबाव दिया कि सभी एक ही पल में अपने सिंहासन से गिरकर जमीन पर चिपक गए। अधिकांश के चेहरे पीले पड़ चुके थे, कईयों के चेहरे सफेद पड़ गए थे और कुछ को तो खून की उल्टी होने लगी थी। गुरुकुल प्रमुख का भी बुरा हाल था। नहीं, यह नहीं हो सकता। हमने पूरी जांच की थी। वह मृत्यु लोक से ही आया था। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गुरुकुल प्रमुख तनुज ने डरते हुए कहा। उम्मीद करता हूं कि यह सिर्फ एक गलतफहमी ही हो। मुझे बताओ कि जांच में क्या सामने आया था। तनुज की बात सुनने के बाद आरव का गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ। वह तनुज के सिंहासन पर जाकर बैठा और गंभीर स्वर में उसने जांच के बारे में पूछा। असल में आरव एक समय पर इस गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख हुआ करता था। उसी की बदौलत आज उनका स्वप्नशीर गुरुकुल इतनी ताकत हासिल कर पाया था। इसी वजह से आरव को उन लोगों पर इतना गुस्सा आ रहा था। वरिष्ठ, हमने उस आकर्ष के बारे में पता किया था। जब से वो बाहर दिखाई दिया था तब से लेकर उसके साथ किसी भी अन्य व्यक्ति को लंबे समय तक नहीं देखा गया है। इससे पहले कनमणि देव गुरुकुल की एक एल्डर ने भी उस आकर्ष को जान से मारने की कोशिश की थी। वह एल्डर आज भी जिंदा है। अब आप ही बताइए कि अगर यह आकर्ष सच में किसी बड़े गुरुकुल, बड़े परिवार या फिर बड़ी ताकत के साथ होता तो वह एल्डर अभी तक जिंदा कैसे होती? तनुज ने अपनी जांच के बारे में बताया। साथ में उसने यह भी बताया कि उसने केंद्रीय क्षेत्र में अपने लोगों को भेजकर पता करवाया था, पर उसे कहीं पर भी कल्पगढ़ नामक स्थान का जिक्र नहीं मिला। तुमने कहा कि नीरव उसके साथ गया था।
क्या उसकी प्राण ऊर्जा से जलाया गया प्रकाश पुंज अभी भी तुम्हारे पास है? पूरी बात सुनने के बाद आरव ने पूछा। हाँ, वह मेरे पास है और अभी भी सही सलामत है, तनुज ने जवाब दिया और साथ में प्रकाश पुंज भी दिखाया। अजीब है, दोनों साथ में गए थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा भाई आशुतोष मर गया लेकिन नीरव बच गया? कुछ तो है जो हमारी नजरों के सामने होते हुए भी नजर नहीं आ रहा है। मामले की पूरी जांच पड़ताल करो, मुझे जल्द से जल्द नतीजा जानना है। आरव ने एक कठोर और कर्कशता से भरी आवाज में कहा और उसके बाद एक बिजली की तरंग के रूप में वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद उसके द्वारा लगाया गया दबाव सभी एल्डरों पर कुछ कम हुआ और सभी वापस खड़े होने लगे। लेकिन उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि अभी भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं थे।